हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो एग्ज़ाम शुरू हो गया है 9 तारीख से। आज 9 तारीख का एनालिसिस है। 9 तारीख का एनालिसिस जो है फर्स्ट शिफ्ट लिखा है, एक्चुअली ये ऑल शिफ्ट का है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 25 ही नहीं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 जो आज का पेपर हुआ है, देखते हैं कि जीके जीएस का किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। पूरा का पूरा जीके को हम कवर करेंगे, ठीक है। और आगे की शिफ्ट में आपसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। यदि आने वाले समय में आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जाम में आप इस साल बैठ रहे हैं 9 तारीख से लेके इसके बाद भी जितनी शिफ्ट हैं, जितने भी तारीख को आप लोग का, सभी लोग एक बार वीडियो को पूरा जरूर वॉच करेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ सकते हैं आप देख सकें, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो आज का छपा हुआ था, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुआ। वैसे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ है, ठीक है। तो यदि आपसे डेट पूछेगा आने वाले शिफ्ट में, तो आप ये बताएंगे 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। पूछेगा संस्करण कौन सा था, तो पांचवा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का पांचवा संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश में आयोजित, ठीक है। यानी KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का पांचवा संस्करण 30 जनवरी से लेकर 2023 तक आयोजित किया गया था। भारत के 36 राज्यों भारत के 36 राज्य की बात यह कि 28 आप लोग के राज्य हैं और इसी में केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ दिया गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5,000 से अधिक एथलीट, समझ में आ रहा है, इसमें 5,000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 973 पदक, 295 स्वर्ण, और देखिए 973 पदक में कौन कौन से थे, 295 स्वर्ण थे, 295 ही रजत थे और 383 कांस्य इनके लिए इन लोगों ने प्रतिस्पर्धा की, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आने वाले समय में आपसे यदि ये पूछ दे कि कितने टोटल पदक थे, तो सारी चीजें आप यहाँ पे कवर है, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री महिला फुटबॉल खेल के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए कौन सा राज्य है कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने महिला फुटबॉल खेल के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य में फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए, जो फुटबॉल की संस्कृति है इसको जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जो उड़ीसा के हैं, देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। इन्होंने सोमवार को फीफा द्वारा देश में इस तरह की पहली पहल, यानी ये पहली पहल है, फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की। यानी फुटबॉल फॉर ऑल किसने शुरू की, नवीन पटनायक ने। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि लगभग 2,000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चों को वितरित किए जाएंगे 10 अक्टूबर 2022, ठीक है। 10 अक्टूबर 2022 तक ये सारी चीजें होंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, जो कि जीएस का, जनरल साइंस का है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो सभी को पता है कि न्यूट्रॉन की खोज एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जेम्स चैडविक था। इन्होंने 1931 में की थी और इसी की खोज के लिए इनको 1935 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, यानी कि न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। यानी ये परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब आगे की शिफ्ट में आपसे यदि प्रोटॉन का पूछ दे, ठीक है, तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे आपके गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यदि ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो गोल्डस्टीन को लगाइएगा, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन को प्राथमिक कण माना गया। थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन कह लीजिए, ठीक है। ये 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब आता है अगला क्वेश्चन आप लोग का, पश्चिम बंगाल का गवर्नर यानी कि वर्तमान राज्यपाल, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो बच्चों इस समय वर्तमान की बात करेंगे तो सीवी आनंद बोस हैं, सीवी आनंदा बोस हैं। कौन है? सीवी आनंदा बोस, याद रखेंगे। चलिए, तो जय जय जो नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं गवर्नर हो या फिर आप लोग के गवर्नर के अलावा बच्चों सीएम हो, इनको भी आप पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग का, ठीक है। 2023 अगला क्वेश्चन है, 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ होगा? तो 2023 फीफा महिला विश्व कप का जो 9वां संस्करण होगा वो महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी गई और फीफा द्वारा आयोजित चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय महिला संघ फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो पूछा यही गया था कि कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त 2023 तक होने वाला है। यह पहला फीफा महिला विश्व कप होगा, यानी महिलाओं का यह पहला फीफा विश्व कप होगा जिसमें एक से अधिक मेजबान राष्ट्र होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल एक राष्ट्र मेजबानी नहीं कर रहा है, आपकी बार दो दो राष्ट्र कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा, न्यूजीलैंड की राजधानी और मुद्रा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, मोढेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा गांव गुजरात के मोहसाड़ा गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोढेरा गांव जो है गुजरात के मोहसाड़ा गांव से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं राजधानी गांधीनगर से बात करेंगे, राजधानी जो है गुजरात की गांधीनगर, इससे इसकी दूरी 100 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। पुष्पावती नदी के किनारे बसे इस गांव का भौगोलिक इलाका करीब 2436 हेक्टेयर है। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बन गया। यानी मोढेरा गांव किस राज्य में है? तो सीधे सीधे जवाब है गुजरात में। गुजरात में बहुत सारे आप लोग के स्टेच्यू बने हुए हैं, सारे स्टेच्यू को पढ़ के जाइएगा क्योंकि आने वाली शिफ्ट में स्टेच्यू से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरे विहार किसे कहा जाता है? तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, राम लखन सिंह यादव 3 मार्च 1920 से लेकर 16 जनवरी 2006 एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। वह 1991 में जनता दल के सदस्य के रूप में आ रहा बिहार से भारत की संसद के निचले सदन यानी कि 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन विवादास्पद परिस्थितियों में कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कुछ विवाद हो गया जिसके कारण से कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने 28 जुलाई 1993 को नरसिम्हा राव सरकार को बचाने में मदद की। शामिल हो गए कांग्रेस में और नरसिम्हा राव की सरकार को बचा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया। यानी भाई जब सरकार को बचा लिए हैं तो इनके लिए भी कुछ सरकार को करना होगा। सरकार ने कहा चलो हम तुमको रसायन और उर्वरक मंत्री बना देते हैं, डायरेक्ट मंत्री बन गए, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोग समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछा था, शेरे बिहार किसे कहते हैं? तो यही है आपके राम लखन सिंह यादव जी। बिहार वालों ध्यान देना। 8वां प्रश्न आप लोग का है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बच्चों राष्ट्रपति जो शासन है वह अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन दो अनुच्छेदों 356 और 365 के आधार पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता है
तो यह राष्ट्रपति 2 अनुच्छेद जो होता है 356 और 365 इसी के आधार पे लगा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है। आपको पता है किसी राज्य में यदि इस तरीके से विफल हो जाए तो वहां पे केंद्र सरकार, ठीक है, अपना अधिकार क्या कर लेती है, उस राज्य पे स्थापित कर लेती है। ठीक है। अनुच्छेद 365 का जो संबंध है, जब कोई राज्य के केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफल रहता है तो अनुच्छेद 365 के तहत वहां पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और रिपीट करेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। किसी न किसी शिफ्ट में ये दोबारा रिपीट करेगा। क्वेश्चन ये था कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। फिर से याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। और देखिए एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई चीजें आ रही हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर मत आप लोग काउंट कीजिएगा कि सर इतना ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि एक के अंतर्गत मैं कई चीजों को समावेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार 6ठी बार स्वच्छता का अवार्ड किसे दिया गया। तो आपको पता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार भी उन्हीं को मिला है। वह है बच्चों इंदौर। इंदौर जो है बच्चों 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार का विचार, जो अवशिष्ट अधिकार का विचार है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से और भी कुछ चीजें ली गई हैं जिन्हें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और साथ ही साथ में ये भी आने वाले समय में बताऊंगा कि कनाडा के अलावा आप लोग का बच्चों क्या क्या, जैसे अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, क्या क्या चीजें ली गई हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट में जब रिपीट करें तो आप अच्छी तरीके से इन्हें कर पाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है। जो संसद होता है आप लोग का, उसके पास कानून बनाने की एक विशेष शक्ति है। ठीक है, जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यह अधिकारों का अवशिष्ट अधिकार है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये तो आप लोग का कहां से लिया गया, कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो करता है हमारी सरकार, कनाडा से लिया गया है। और फिर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार जो क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। तो यानी ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी रहा होगा तो सही रहा होगा। आइए थोड़ा देख लेते हैं एक नजर ये भी कि आने वाले शिफ्ट में यदि अमेरिका से पूछ दे या दक्षिण अफ्रीका से पूछ दे तो हमने क्या क्या लिया हुआ है, और आप और भी बाहरी स्रोत जरूर पढ़ के जाएंगे। देखिए अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है, मौलिक अधिकार लिया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा लिया हुआ है। ठीक है डियर। चलिए दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव भी हम दक्षिण अफ्रीका से ही करते हैं। और अंत में एक देश और देख लेते हैं, जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है यह जापान से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, यूएसए ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है। यूएसए ओपन पुरुष एकल विजेता 2022 का खिताब किसने जीता है। तो आइए देखते हैं। पहली चीज की चैंपियन जो था स्पेन कार्लोस अल्कराज था। यूएसए ओपन पुरुष एकल का जो विजेता 2022 का हुआ वह हुआ स्पेन कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में
कैस्पर रूड को 6-4-2-6-7-6 यानी कि 7-1, 6-3, 7-1, 6-3 से हराकर 2022 यूएस ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीत लिया। बात करेंगे यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के। देखिए आने वाले समय में अभी पुरुष पूछा है, महिला का पूछ सकता है। तो यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में एगा स्वियाटेक ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुअर को हराकर खिताब जीत लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साल मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि गढ़वाल पेंटिंग किस राज्य की पेंटिंग है? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध नामी पुस्तकें कांगड़ा पेंटिंग, कलकत्ता की बाजार पेंटिंग, कालीघाट की शैली, गढ़वाल पेंटिंग, राजस्थान से भारतीय पेंटिंग है। ठीक है, चलिए तो इस सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा और इसी में आप समझिए क्या पूछ रहा है। राजस्थान से भारतीय पेंटिंग है। वारली एक प्रकार की जनजाति है। वारली आपसे पूछे क्या है, वारली क्या है, तो आप बताएंगे कि एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोग ये भी हमें बताएंगे क्या बोलते हैं कि आप लोग ये बताएंगे कि जो भारत की नई नई राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम आप लोग क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू जी, वह किस जनजाति से आती है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के धानु, तलासरी एवं जवाहर तालुकाज में मुख्यतः दूसरी जनजातियों के साथ पाई जाती हैं। ये बहुत मेहनती और कृषि प्रधान लोग होते हैं जो बांस, लकड़ी, घास और मिट्टी से बनी टाइल्स से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया है बच्चों, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। शैवाल किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मोनेरा। आपसे पूछे जाएगा कि शैवाल किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मोनेरा। और इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से कि पौधों और जानवरों का जैविक वर्गीकरण सबसे पहले सरल रूपात्मक पात्रों के आधार पर अरस्तु द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी सबसे पहले जो बच्चों किया था अरस्तु ने। ठीक है, चलिए बाद में लिनियस ने सभी जीवित जीवों को दो साम्राज्यों प्लांटाए और एनिमिलिया में बांट दिया। बाद में लिनियस ने क्या किया, इनको दो भागों में बांट दिया। अब आते हैं विटेकर। लिनियस ने दो भागों में बांटा, विटेकर ने विस्तृत 5 किंगडम दिया बच्चों। ठीक है, जिसे 5 राज्य वर्गीकरण कहा गया, जिसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमिया। ठीक है, 5 साम्राज्य वर्गीकरण के मुख्य मानदंड कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि और जाति वृत्तीय संबंध थे। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आया था, माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडोज को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+F4 होता है। एक क्वेश्चन क्षोभ मंडल से आया था, ध्यान से समझिएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 14 किलोमीटर है। आइए इसके बारे में और सारी चीजें भी समझ लेते हैं। क्षोभ मंडल से धरातल की ऊंचाई, ठीक है, 14 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सबसे सतह के सबसे निकट है। इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर और इसमें जल, वाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। समताप मंडल दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर के ऊपर समाप्त होती है। ठीक है, ओजोन समताप मंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। समताप मंडल के ऊपर के क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है और यह 50 किलोमीटर से प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ताप मंडल लगभग 90 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में वायु घनत्व बहुत कम होता है। वायुमंडल सबसे ऊंची परत है और यह लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण होते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था? तो रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक, याद रखिएगा, वह गुलाम वंश से संबंधित थी। पूछा जाएगा रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो बताएंगे आप लोग की गुलाम वंश से संबंधित थी। वो मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, वह पर्दा नहीं करती थी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पर्दा करते हैं, तो पर्दा नहीं करती थी
और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी, यानी पुरुषों के कपड़े पहन के जाती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। उनकी मृत्यु 1240 ईस्वी में हो गई थी। तो डियर, आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया। आने वाले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज बहुत मेहनत के बाद ये सारे क्वेश्चंस मिले थे जो मैं आप लोग के सामने डिस्कस किया हूँ। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए। आपके जैसा मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।